हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगले कोशिकांग के बारे में। और वो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पिछले सेशन में हम लाइसोसोम के बारे में बतलाए हैं कि लाइसोसोम क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है और उनका खोज किसने किए। तो लाइसोसोम से एक जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, या उसको जो है कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं। ये याद कर लेना कि कोशिका का परमाणु बम किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं आगे की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जंतु कोशिका, ये क्या है? फिगर है जंतु कोशिका का। और इस जंतु कोशिका के किसमें? तो ये कौन सा है? तो साइटोप्लाज्म है। ये सब क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है। ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम जानेंगे। इसका जो फिगर है हम इधर बना दिए हैं। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर छोटा था, इसको हम बड़ा करके यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है। तो इससे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाने, इससे पहले उसके शब्द को जान लेते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड? दो ग्रीक वर्ड। अब वो ग्रीक वर्ड क्या है? तो देखो क्या है ग्रीक वर्ड में। पहला है माइटो। माइटो का अर्थ होता है थ्रीड। थ्रीड मतलब धागा या सूत्र। और दूसरा है कॉन्ड्रियन। क्या है? कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन इसका मतलब होता है ग्रेनुलस। ग्रेनुलस। अब ये ग्रेनुलस होता क्या है? तो ग्रेनुलस का मतलब होता है कनिका। क्या मतलब होता है? कनिका। अब जो है कॉन्ड्रियन का मतलब हुआ ग्रेनुलस, और ग्रेनुलस का मतलब हुआ कनिका, और माइटो का मतलब हुआ थ्रीड, और थ्रीड का मतलब हुआ धागा या सूत्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक हिंदी नाम आ गया क्या? सूत्र कनिका। क्या नाम आ गया? सूत्र कनिका। और ये क्वेश्चन जो है कभी कोई पूछ दे कि सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया का जो है हिंदी नाम क्या है, तो इसका जो है हिंदी नाम कहाँ से आया? तो ग्रीक वर्ड माइटो और कॉन्ड्रियन से। किससे आया? माइटो और कॉन्ड्रियन से। माइटो का अर्थ हो गया थ्रेड मतलब धागा, और कॉन्ड्रियन का मतलब हो गया ग्रेनुलस मतलब कनिका। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम हो गया सूत्र कनिका। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले बार किसने बतलाए। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले जो है अल्टमैन ने बतलाए थे। कौन वैज्ञानिक थे? अल्टमैन। अल्टमैन इन्होंने सबसे पहले 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट रखा। क्या रखा? बायोब्लास्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है बायोब्लास्ट सबसे पहले किसने रखा? तो सबसे पहले अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में इसका नाम क्या दिया? बायोब्लास्ट। ठीक है। अब जो है इसका नामकरण, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण है वह वेंडा ने किया। किसने किया? वेंडा। और कब किए? तो 1897 से 98 ईस्वी में। यानी कि सबसे पहले बार खोज जो है अल्टमैन ने किया और उनका नाम बायोब्लास्ट रखा। दूसरा बार में उसका नामकरण जो है वेंडा ने किया, और कब किया? तो 1897 से 98 ईस्वी में। उसके बाद जो है इसके बारे में 1912 ईस्वी में किंग्सबरी, नाम क्या है? किंग्सबरी। ये किंग्सबरी ने क्या बतलाया? कोशिका के श्वसन से संबंधित रचना है ये। किससे? श्वसन से संबंधित रचना। यानी कि
कहेगा कि श्वसन से संबंधित रचना है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में सबसे पहले किसने बतलाए? तो 1912 ईस्वी में किंग्सबरी ने बतलाए थे कि यह श्वसन से संबंधित रचना है। आगे जान लेते हैं 1913 ईस्वी में बारबर्ग, क्या नाम है? बारबर्ग, 1913 ईस्वी में बारबर्ग, ये इन्होंने क्या बतलाए कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके बारे में जो है 1913 ईस्वी में बारबर्ग ने बतलाए थे। ठीक है, आगे जो है हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना के बारे में। अब जो है ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर है तो इसमें जान लेते हैं ये क्या होता है। तो ध्यान से देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। ठीक है, अब ये जो है इसके सबसे बाहर वाले भाग है, तो ये सबसे बाहर वाले भाग है, इस भाग को बोलते हैं बाहरी कोशिका झिल्ली। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली से घिरा हुआ रचना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली से घिरा हुआ रचना है, मतलब वो दोहरी झिल्ली है। मतलब एक बाहर से एक झिल्ली है तो उसको बोलते हैं बाहरी कोशिका झिल्ली। उसके बाद जो है ये जो है एक अंदर से ये जो झिल्ली है इसको बोलते हैं आंतरिक कोशिका झिल्ली। यानी कि ये फिगर से स्पष्ट है कि कहेगा बाहरी झिल्ली क्या है, यानी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, तो बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे बाहर वाले जो रचना है उसको बाहरी कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो अंदर वाले संरचना है इसको बोलेंगे आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे? आंतरिक झिल्ली। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिख दी है, क्या है? बाहरी चैम्बर। यानी बाहरी चैम्बर कहने का मतलब हुआ बेस मतलब होता है कुछ जगह। अब देखो कि यहाँ पर इसका बाहरी चैम्बर कहेंगे किसको? तो यहाँ पर देखो ये क्या है? आंतरिक झिल्ली, और ये क्या है? बाहरी झिल्ली। तो आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के बीच में जो जगह है, जो स्थान है, इस स्थान को क्या बोलते हैं? बाहरी चैम्बर। क्या बोलते हैं? बाहरी चैम्बर। अब देखो कि इसके अंदर जो है इस आंतरिक चैम्बर के अंदर जो ये संरचना है, इस संरचना को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब कहेगा मैट्रिक्स क्या है? तो बोलेंगे आंतरिक झिल्ली के अंदर जो खाली स्थान है, इसमें खाली स्थान करने का मतलब है कि इसमें जो है कुछ द्रव्य भरे रहती है, जिसमें देख लो कि इसमें डीएनए है, मैग्नीशियम है ना, ये सारे संरचना इसमें भरे हुई रहती है, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। यानी क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के अंदर क्या होता है कि इसमें द्रव्य भरी हुई रचना होती है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये क्रिस्टी क्या होता है? तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये देख रहे हो कि ये क्या संरचना है, कि ये निकला हुआ थोड़ा थोड़ा संरचना है, या इसको बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होता है उस आंतरिक झिल्ली को क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। ठीक है, अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है आकार कितना हो सकता है? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो होता है, आकार वो क्या होता है? तो 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। कितना हो जाता है चौड़ाई? 0.2 माइक्रोमीटर से कितना? 2 माइक्रोमीटर तक की इसकी क्या हो जाती है? चौड़ाई। अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो यह हो जाता है 7 माइक्रोमीटर। कितना? 7 माइक्रोमीटर। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो चौड़ाई हो गया 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक, और इसकी लंबाई की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर हो जाता है। लेकिन अग्नाशय की जो एक्सोक्राइन कोशिका है, कौन सी कोशिका? एक्सोक्राइन कोशिका, ये अग्नाशय में पाई जाती है। कहेगा कि एक्सोक्राइन कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो एक्सोक्राइन कोशिका जो है अग्नाशय में पाई जाती है, और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया का आकार 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। कितने माइक्रोमीटर तक? 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल कर आता है
कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस या ऊर्जा गृह या ऊर्जा का भंडार स्थल। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह या पावर हाउस या उसी को विद्युत गृह भी कहते हैं। अब इसको ये क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत या गृह या ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये ऊर्जा कैसे उत्पादन होता है? तो एक उसमें चक्र चलता है जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र, जिसे क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। अब ये क्रेब्स चक्र होता क्या है? तो ये क्रेब्स चक्र की पहले बात जान लो कि नाम क्रेब्स क्यों पड़ा। तो एक वैज्ञानिक है हेंस क्रेब्स। कौन है? हेंस क्रेब्स। इन्होंने 1937 ईस्वी में ये चक्र के बारे में बतलाए थे। कितने ईस्वी में? 1937 ईस्वी में बतलाए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। अब ये चक्र चलता कब है? तो जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन में जो ऑक्सीजन होता है वो फेफड़ा में पहुंचती है, और फेफड़ा से क्या होता है? वह शुद्धिकरण के द्वारा वो ब्लड में मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है, और वहाँ पर क्या होता है? उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है, और विखंडन के फलस्वरूप जो होता है वहाँ पे ऊर्जा मिलती है। जैसे आप देखो क्या होता है वहाँ पर, तो जैसे हमको ऑक्सीजन मिला और वहाँ पर जो है क्या मौजूद होता है? तो जो हम खाते हैं ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है। अब ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटता है, क्या बना लेता है? तो CO2H2O और बना लेता है ऊर्जा। क्या बना लेता है? ऊर्जा। यानी अब जो है ये जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटकर CO2 बना लेता है, H2O बना लेता है और ऊर्जा बना लेता है, और यही ऊर्जा जो है हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है अब जान लेते हैं कि यहाँ पर जो ऊर्जा मिला, यहाँ पर जो है ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पूछ सकता है कि किस रूप में जो है ATP संचित रहता है, ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो वो रहता है ATP के रूप में। किसके रूप में? ATP के रूप में। अब ATP क्या होता है? तो आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे, इसका पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो होता है वहाँ पर जो ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज में जो होता है कितना ATP होता है, यानी एक ग्लूकोज में आपको पूछ सकता है कि कितने ATP ऊर्जा होता है, तो 38 ATP के बराबर जो होता है एक ग्लूकोज की अणु बनते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है 38 ATP जब ऊर्जा का उत्पादन होगा तब जो होता है एक ग्लूकोज के अणु कहलाएंगे। ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग अच्छे तरह से जान गए हैं। ठीक है। तो आपको ये सब जो है इसमें पूछ सकता है। ठीक है। तो अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं सेंट्रोसोम के बारे में। जस्ट ही सेंट्रोसोम के बारे में लेकर आएंगे। ठीक है। थैंक यू।